बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर में आपका वेलकम है। ये हमारा कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स, जिसका कोर्स कोड PHYS 208 है और इसके क्रेडिट आवर्स 3 हैं। तो हर वीक हमारे 3 लेक्चर्स जो है वो हुआ करेंगे, जिनको हम जो है वो जिसमें हम किसी थ्योरी को डिस्कस किया करेंगे। इसमें आप जो कोर्स आउटलाइन हम डिस्कस करेंगे उसमें एक्चुअली 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बेसिकली सॉलिड्स का जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम सिर्फ उन सॉलिड्स की बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी हेल्प करते हैं, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सर्किट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो रिलेटिवली एक लेंथी चैप्टर है, लेकिन मिड से पहले तक हम सिर्फ इसी चैप्टर को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो और मिड भी इसी चैप्टर में से होगा। बाकी जो नेक्स्ट हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी है, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर मॉडर्न फिज़िक्स का पोर्शन आ जाता है। वेव नेचर ऑफ मैटर है और एटॉमिक फिज़िक्स है। तो ये मिड के बाद या हो सकता है मिड से कुछ पहले एक जो है वो हमें इनमें से कोई एक आधा टॉपिक हम डिस्कस करें, लेकिन रिलेटिवली ये छोटे आर्टिकल्स हैं, ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी, वेव नेचर ऑफ मैटर या एटॉमिक फिज़िक्स, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में सबसे पहले हमें सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है, और हमने अपनी आसानी के लिए किसी भी सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आइंस की अरेंजमेंट के मुताबिक हम सॉलिड को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं ये मैट्रिक के साइंस में, इंटरमीडिएट के साइंस में, कि जो मैटर होता है आप उसकी कई कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा जो प्रोमिनेंट कैटेगरीज हैं वो गैसेज हैं, लिक्विड्स हैं और उसका सॉलिड फेज है। वैसे तो और भी बहुत सारी जो मैटर की फॉर्म्स हैं वो अब अंडर कंसिडरेशन है, जैसे आयोनाइज्ड प्लाज्मा है, ये भी उसकी एक स्टेट कंसिडर की जाती है, और इसके अलावा कुछ और स्टेट्स जिनको जो है वो प्लाज्मा फिज़िक्स में स्टडी किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हमने सिर्फ सॉलिड्स की बात करनी है, और सॉलिड्स में भी हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और जो आयन्स हैं उनकी अरेंजमेंट को जहन में रखते हुए सॉलिड को 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक को कहा जाता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी कैटेगरी को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ये जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनको अमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है, तो अगर आप रिकॉल करें अपना FSC सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 17, अमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट एनी ऑर्डर। इसका मतलब है इसमें कोई तरतीब ना हो। तो इसका मतलब है इसमें जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे बड़ी ही रैंडम सी अरेंजमेंट होगी, और उनका कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कोई तरतीब नहीं है, बेतरतीब जो है वो वहाँ पर मॉलिक्यूल या एटम्स पड़े हुए हैं। जैसे कि वुड, गिलास, वैक्स, प्लास्टिक या पॉलीमर जो मटेरियल्स होते हैं, ये सब के सब इस कैटेगरी में हम अब रख रहे हैं। दूसरी बात, इनमें कोई रेगुलर लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है, एटम्स की कोई इसका स्पेसिफिक शेप नहीं होती, यानी कोई रेगुलर आउटलाइन नहीं होती, कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। ये नहीं होता कि आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस चलेंगे तो आपको तरतीब दिखाई देगी, अलॉन्ग वाई एक्सिस चलेंगे तो कोई और तरतीब दिखाई दे। तो ऐसी कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ इनमें नहीं होती, और कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता। जैसे गिलास है ना, आप गिलास को मेल्ट करें तो कभी कुछ कंडीशन ऐसी होंगी कि वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा, कुछ कंडीशन ऐसी होंगी कि वो थोड़ा सा जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट करेगा। और गिलास को आप मेल्ट करते रहें तो आप देखेंगे वो पेस्ट बन गया है, पेस्ट बनने के बाद फिर वो जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो मेल्ट होना शुरू हुआ है। तो यानी उसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड तक का जो सफ़र है ना वो एब्रप्ट नहीं होता। ये नहीं होता कि जैसे मेटल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो वो जो मेटल होती है वो अपनी जो फेज़ है सॉलिड से फ़ौरन लिक्विड में कन्वर्ट कर लेती है। तो इसका मतलब है मेटल्स में जो सॉलिड से लिक्विड तक की जो कन्वर्जन है वो एब्रप्ट होती है। यहाँ पर वो एब्रप्ट नहीं है, वो ग्रेजुअल है, यानी आहिस्तगी के साथ जो है वो होता है। अब तो आप क्रिस्टलाइन, ये जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनको समझ सकते हैं कि एक्चुअली में ये लिक्विड ही है। आप जानते हैं लिक्विड में ख़ास तरह की मोशन होती है जिसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, रैंडम मोशन होती है। तो इसका मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल जिस साइड पे भी मुंह उठा के चल पड़े तो वो उसकी एक यानी जो है वो रैंडम सी अरेंजमेंट होती है। तो आप ये समझें कि ये लिक्विड है,
जिनकी विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि आप गिलास को केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि गिलास इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड में अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे रैंडमली, और आपने एकदम से उनको फ्रीज़ कर दिया, सुपर कूल कर दिया, यानी बर्फ़ जमा दी उनकी। तो वो जो जहाँ पर था वो वहीं पर ही क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो एक रैंडम स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनको हमने डिस्कस भी करना है, उसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्ड पैटर्न में होते हैं, और उनके दरमियान जो है वो एक ख़ास गैप होता है, एक ख़ास उनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और कोई भी आप क्रिस्टल ले लें, यानी कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लेंगे, उसका एक छोटा सा टुकड़ा जिसको क्रिस्टल कहा जाता है, उस क्रिस्टल में आप देखेंगे एटम्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को पीरियोडिकली रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है बड़ा ही एक दिलकश सा जो है वो क्या होगा, एक अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन जो अपने आप को रिपीट करता रहता है। अब ये ज़रा स्ट्रक्चर मैंने डिफरेंट बना के आपको दिखाने की कोशिश की है। ज़रा ये सबसे ऊपर वाली डायग्राम देखें, इसमें ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आप देखें कैसे एक एटम की लेयर, उसके बाद दूसरे एटम की लेयर, तीसरे एटम की लेयर, तो ये डिफरेंट एटॉमिक लेयर्स जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। ये अमॉर्फस में देखें कोई तरतीब नहीं है, यानी कहीं पर गैप ज़्यादा है, कहीं पर गैप कम है, कहीं पर जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं, कहीं पर जो है वो स्पेसिंग आ रही है। तो कोई तरतीब नहीं है, कोई रेपिटिशन नहीं है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2 तरह के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, एक बड़े साइज़ का जो एटम दिखाया गया, एक छोटे साइज़ का दिखाया गया। तो ये देखें कैसी अरेंजमेंट है, कैसी रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है। और ये अमॉर्फस सॉलिड में देखें कोई अरेंजमेंट नहीं है, यानी आपको जो है वो एक रैंडम सा बेतरतीब सा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है। ज़रा यहाँ पर देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये अमॉर्फस फॉर्म में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जिसको ग्लास कहा जाता है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जिसको क्वार्ट्ज कहा जाता है। क्वार्ट्ज ये जो नगीने हाथ पे पहनने वाले होते हैं, पत्थर होते हैं मुख्तलिफ तरह के, तो वो उनकी तरतीब। तो इसमें देखें कैसी एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको क्वार्ट्ज में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इसी तरह से ये गिलास में देखें तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। कहीं पे ये रिंग आपको छोटा दिखाई दे रहा है, कहीं पे ये रिंग बड़ा दिखाई दे रहा है, कहीं पे जो है वो रिंग की शेप किसी तरह की है, कहीं पे किसी तरह की है। तो इसका मतलब है तो ये भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो इसका मतलब है एक ही जो स्पीशी है, एक ही जो कंपाउंड है, उसके 2 अलग अलग रूप हैं, एक अमॉर्फस शक्ल में और एक क्रिस्टलाइन की शक्ल में। यहाँ पर आप देखें एक और क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैसे जो है वो रेगुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया कि हर 2 एटम्स के दरमियान ये जो अलोंग एक्स एक्सिस आप डिस्टेंस देखें फिक्स्ड है, यहाँ पर फिक्स्ड है। वाई एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जो है वो फिक्स्ड है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप जो है वो देख रहे हैं कहीं पर डिस्टेंस ज़्यादा है, कहीं पर डिस्टेंस कम है, कहीं पे आपको जो है वो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, कहीं पे आपको टिल्टेड लाइन दिखाई दे रही है, कहीं पे लाइन बड़ी है, कहीं पे लाइन छोटी है, कहीं पे मॉलिक्यूल करीब करीब हैं, कहीं पे मॉलिक्यूल बहुत दूर हैं। तो इसका मतलब ये एक अमॉर्फस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है आपके सामने दिखाया गया है। नेक्स्ट अब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिस्टल लेटिस कहा जाता है। क्रिस्टल लेटिस अब एक्चुअली में क्या होती है, if the equilibrium or the mean position of each atom in a crystal structure is replaced by a geometric point। अब देखें क्रिस्टल में तो कोई ना कोई कंपाउंड है, कोई ना कोई मटेरियल है। अब हर मटेरियल यानी हर एटम की जगह आपने क्या काम किया, एक पॉइंट, सिर्फ एक नुक्ता लगा दिया, ठीक है, यानी उसकी आप समझे एक डायग्राम बना रहे हैं। तो वो जो पॉइंट्स का पैटर्न बनता है उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टल कहा जाता है। और ये जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, क्रिस्टल लेटिस कहा जाएगा, ठीक है। यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इंडिकेटेड द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब यूनिट मीन्स 1, एक छोटा सेल। अब इसकी मिसाल ऐसे लें कि जब मिस्त्री या मज़दूर हमारे घरों में दीवार बनाते हैं तो उस दीवार में क्या होती है कि आपने ईंटों को एक ख़ास तरतीब से लगाया होता है, और वही ईंटों की तरतीब तमाम सिमतों में यानी लंबाई के रुख,
चौड़ाई के रुख और ऊंचाई के रुख जो है वो अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। तो वो जो एक ईंट है वो एक यूनिट सेल है, और पूरी की पूरी जो दीवार है जो उन यूनिट सेल की रेपिटेशन से बनी हुई है, 3 अलग अलग सिमतों में, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। तो वो जो दीवार बनती है वो दीवार क्रिस्टल लेटिस है। तो इसका मतलब है जो यूनिट सेल होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है किस चीज़ का, क्रिस्टल लेटिस का। और यूनिट सेल की जो 3 डायमेंशन में रेपिटेशन होती है वही आपको क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल रेपिटेशन ऑफ द यूनिट सेल्स। ये देखें एक क्रिस्टल लेटिस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम के एटम जो है उनका साइज रिलेटिवली स्मॉलर होता है, ये रेड कलर का, और क्लोरीन जो है वो ब्लू शेड में आपको दिखाए गए। तो ये क्रिस्टल लेटिस बन गई है। क्रिस्टल लेटिस में आप देखें आपको ये ऊंचाई भी इसकी दिखाई दे रही है, इसकी चौड़ाई भी दिखाई दे रही है, लंबाई भी दिखाई दे रही है। तो तीनों सिमतों में आपको Na और Cl के जो आयन्स हैं उनकी रेपिटेशन जो है वो दिखाई दे रही है। अब ये देखें वही NaCl का स्ट्रक्चर एक और दफ़ा, इसमें ये जो येलो शेडेड स्ट्रक्चर है, ये येलो शेडेड क्या है, एक छोटे क्यूब को जाहिर कर रहा है। और इन तमाम क्यूब्स को आपने जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटिस बन गया। तो इसका मतलब है आप ये समझें कि आपके पास जो है वो एक बड़ा केक था, आपने उस बड़े केक में से एक छोटा स्लाइस या एक पीस जो है वो क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये यूनिट सेल कहलाएगा। और यूनिट सेल को अगर आप बार बार तमाम सिमतों में, दाएं हाथ, बाएं हाथ, ऊपर की जानिब, नीचे की जानिब, फ्रंट और बैक जो है वो क्या कर दें, रिपीट कर दें, तो वो क्या कहलाती है, क्रिस्टल लेटिस कहलाती है। अब ये जो क्रिस्टल लेटिस है, अभी आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा, ये मैंने आपको दिखाया क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल्स होती हैं ना, इनके 7 तरह के मुख्तलिफ जो है वो क्या होती हैं, शेप्स होती हैं, जिनको क्रिस्टल सिस्टम्स कहा जाता है। और डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम में फिर उनकी कई तरह की जो है वो क्या होती हैं, ज्योमेट्रिकल जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और उन 7 क्रिस्टल सिस्टम के जो आगे सब कैटेगरीज हैं उन सब को मिलाएं तो 14 लेटिसेस बनती हैं। ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनके नाम क्या हैं, क्यूबिक। जैसे कि अभी ये जो हमने NaCl का स्ट्रक्चर देखा, ये क्यूबिक कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। टेट्रागोनल, ऑर्थोरोहोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल। तो ये 7 तरह के जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर या सिस्टम्स होते हैं। अब किसी भी सिस्टम को जाहिर करने के लिए ना हम 3 वेक्टर्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जो स्पेस है, स्पेस में 3 ही डायमेंशन हो सकती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तमाम अलग अलग सिमतों में आपने जो विड्थ है, लेंथ है और हाइट है, उसको ज़ाहिर करने के लिए पोजीशन वेक्टर जो है वो डिस्क्राइब करने होते हैं। जो पोजीशन वेक्टर हैं इनको आप नाम देते हैं A, B और C। तो ये पोजीशन वेक्टर होते हैं। कोई भी आप ओरिजिन चूज़ कर लें इनका आर्बिट्रेरी, और उस ओरिजिन के मुताबिक फिर A, B और C पोजीशन वेक्टर की मदद से आप किसी भी लेटेस्ट सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ये जो 3 वेक्टर्स होते हैं इनको बेसिस वेक्टर्स कहा जाता है, और इनको किसी भी पॉइंट की पोजीशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप जानते हैं FSC की फिज़िक्स में कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जाहिर किया जाता है। और हर जो वेक्टर है, हर पोजीशन वेक्टर की जो ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहा होगा, उन एंगल को भी आप स्पेसिफिक नाम देते हैं। A वेक्टर के जो ऑपोजिट एंगल होगा उसको अल्फ़ा कहा जाएगा, B के ऑपोजिट को बीटा और C के ऑपोजिट को गैमा कहा जाएगा। तो ये 3 एंगल हैं। अब हमने वही 7 स्ट्रक्चर्स की बात करनी है। पहला स्ट्रक्चर है क्यूबिक। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर में ना 3 तरह के जो है वो लेटेस्ट जो है वो सिस्टम्स होते हैं। क्या? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्रिस्टल ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। इसका मतलब इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों बराबर होती हैं।
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब है तीनों एंगल जो हैं वो क्या होते हैं, 90 या राइट एंगल होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में आगे दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है सिंपल और दूसरी को कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड। दो साइड्स बराबर होंगी ए और बी, तीसरी साइड उनके बराबर नहीं होगी, वो उनसे मुख्तलिफ होगी, उनसे बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, लेकिन एंगल तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे और वो 90 के इक्वल होंगे। तीसरा स्ट्रक्चर है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में चार स्ट्रक्चर थे, सिंपल स्ट्रक्चर, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तीनों साइड एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन तीनों एंगल यहाँ पर बराबर हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, और वो 90 के बराबर हैं। मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, दो इसकी सब कैटेगरीज, एक सिंपल कैटेगरी और एक बॉडी सेंटर्ड कैटेगरी। तीनों साइड की लेंथ एक दूसरे से मुख्तलिफ, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी विच इज़ नॉट इक्वल टू सी, लेकिन जो दो एंगल हैं वो 90 हैं, अल्फा एंड बीटा, ये दोनों जो हैं वो 90 हैं, और जो तीसरा एंगल है गैमा वो 90 के बराबर ही है, वो 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ट्राइक्लिनिक, इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी है, सिंपल, तीनों साइड्स बराबर और अल्फा बीटा गैमा जो है वो 90 के बराबर। ट्राइगोनल, एक ही कैटेगरी है, सिंपल, और तीनों साइड बराबर नहीं है और तीनों एंगल भी जो है वो बराबर नहीं है और वो 90 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब है कोई भी एंगल 90 के बराबर नहीं है और तीनों एंगल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और हेक्सागोनल में एक ही स्ट्रक्चर, सिंपल, ए और बी बराबर, यानी दो साइड बराबर, तीसरी साइड मुख्तलिफ, ए और बी का एंगल 90 डिग्री और तीसरा जो एंगल है यानी गैमा एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखने वाली, यानी ये मेमोरी बेस जो है वो चीज़ है जिसको आपने याद रखना है। तो अब अगर आप इन सब स्ट्रक्चर को जमा करें, 3 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1, ये 14 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, और इनकी जो सब कैटेगरीज को मिलाएं तो टोटल जो आपके पास सब कैटेगरीज हैं वो 14 बन जाएंगी, और साथ पहचान आपने देख ली। सबसे पहले क्यूबिक। क्यूबिक में मैंने आपको बताया कि 3 स्ट्रक्चर थे, ये सिंपल क्यूबिक है। देखें सिंपल क्यूबिक में देखें क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये 8 के 8 कॉर्नर्स के ऊपर एक एक एटम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक साइड को अगर आप ए कहें, दूसरी साइड को बी कहेंगे, तीसरी साइड को सी कहेंगे, तो ये सी है, ये जो ऊपर की जानिब है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये एंगल अल्फा गैमा बन रहा है। ये ए है, ए के बिल्कुल ऑपोजिट ये एंगल अल्फा, और ये बी के बिल्कुल ऑपोजिट ये एंगल बीटा बन रहा है। इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। जैसा क्यूब है ना उसी तरह का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बॉडी के मिड में, यानी क्यूब के बिल्कुल मिड में यहाँ पे ये आपको एक और एटम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और ये तीसरा स्ट्रक्चर जिसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहा जाता है। अगर आप किसी भी क्यूब को उठाएं ना, जैसे माचिस की डब्बी होती है उसको उठाएं, आप जानते हैं उसके टोटल जो है वो 6 फेसेस होंगे, एक फ्रंट फेस, एक बैक फेस, एक टॉप फेस, एक बॉटम फेस, एक राइट फेस और एक लेफ्ट फेस। हर फेस के मिड में आपने एक एक एटम और प्लेस कर दिया। इसका मतलब है 8 एटम तो कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद थे, लेकिन आपने हर फेस के मिड में भी एक एक एटम जो है वो क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। तो ये क्या कहलाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में देखें ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये सिंपल है, ठीक है, और ये बॉडी सेंटर्ड है। तो बॉडी सेंटर्ड में आप देखें कि दरमियान में बिल्कुल एक एक्स्ट्रा एटम आ गया, बाकी ये क्यूब ही दिख रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा टिल्टेड क्यूब है, आप ये समझ लें। ठीक है, कि दो एंगल तो 90 है, तीसरा एंगल 90 के बराबर नहीं है। ये देखें ये गैमा 90 के बराबर नहीं है, बाकी ये अल्फा और बीटा जो है वो 90 के ही एंगल हैं। तो टेट्रागोनल में सिंपल स्ट्रक्चर और ये बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। ये जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है ना, इसको किसी किसी बुक में प्रिमिटिव भी लिखा हुआ होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है बेसिक, तो इसलिए इस वर्ड से भी आपने आशना रहना, यानी इससे जो है वो आपने अपना जो है वो जी नहीं चुराना। ऑर्थोरोम्बिक, ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखें ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर में 8 के 8 कॉर्नर्स के ऊपर एक एक एटम। ये बॉडी सेंटर्ड, देखें कॉर्नर्स के अलावा सेंटर में भी एक जो है वो एटम आ गया। ये फेस सेंटर्ड, तो फ्रंट फेस, बैक फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, सब में एक एक एटम और एक्स्ट्रा आ गया। इसे कहते हैं बेस सेंटर्ड। बेस का मतलब है ये जो नीचे वाला फेस है
और ये जो ऊपर वाला फेस है इनके मिड में एक एक एटम आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी ये जो 4 साइड्स हैं, 4 फेसेस हैं, इनके ऊपर कोई एटम नहीं है, ठीक है। तो ये ऑर्थोरोम्बिक की 4 कैटेगरीज आपके सामने। मोनोक्लिनिक की 2, एक सिंपल कैटेगरी थी और दूसरी बेस सेंटर्ड कैटेगरी थी। ये सिंपल कैटेगरी के 8 कॉर्नर्स के ऊपर तो एक एक एटम आपको दिखाई दे रहा है। बेस सेंटर में देखें आपने 8 कॉर्नर्स के अलावा टॉप फेस और ये जो बॉटम फेस है इनके बिल्कुल मिड में एक एक एटम दिखाई दे रहा है। यानी अभी यहाँ पर आपने देखा था ये बेस सेंटर्ड, तो यहाँ पर भी टॉप और बॉटम फेस में आपको एक एक एटम दिखाई दे रहा था, यहाँ पर भी टॉप और बॉटम फेस में एक एक एटम आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। ट्राइक्लिनिक, ये ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर है और ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनमें आपने देखा था एक एक स्ट्रक्चर है। ये सिंपल ट्राइक्लिनिक, इसको सिंपल ट्राइगोनल कहा जाता है। और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के, इसमें 2 एंगल जो थे वो 90 थे, तीसरा एंगल 120 था। तो ये जो एंगल ये देखेंगे, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है ये 120 है। लेकिन ये वाली लाइन, ये और ये जो लाइन है, इन दोनों के दरमियान ये एंगल 90 ही है, इन दोनों के दरमियान ये एंगल 90 ही है। तो ये आपके पास जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल सिस्टम था वो है क्यूबिक, जो बिल्कुल पहली कैटेगरी हमने पढ़ी। और हमने देखा कि क्यूबिक में 3 कैटेगरी थी। एक को सिंपल क्यूबिक, जिसको हम शॉर्टली SC लिखेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जिसको BCC लिखा जाएगा, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिसको आप FCC लिखते हैं। सिंपल क्यूबिक हमने पढ़ लिया कि सिंपल क्यूबिक में 8 एटम्स होते हैं। हर एटम क्यूब के कॉर्नर पे होता है और उन तब एटम को आपस में जोड़ा हुआ किसने होता है? बाइंडिंग फोर्स ने, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहा जा सकता है। अब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मोनो एटॉमिक होता है। मोनो एटॉमिक का मतलब है जिसमें एक ही एटम जो है वो क्या कर रहा है, एक कॉर्नर पे मौजूद है। और वो कौन सा एलिमेंट है? पोलोनियम, ठीक है। अल्फा पोलोनियम उसको कहा जाता है। लेकिन ये भी स्टेबल सिर्फ 75 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है, इससे ऊपर ये अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देखना है जो किसी भी एक एटम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल हो, वो अल्फा पोलोनियम है, ये याद रखें। एक इनका डिसएडवांटेज, पैकिंग इज लूज, क्योंकि अब देखें ना सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो एटम मौजूद हैं, तो दरमियान में जो बाकी बॉडी है वो तो खाली है। तो आप लार्ज स्पेसेस एग्जिस्ट एट द बॉडी सेंटर। उसके अलावा NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है? क्यूबिक लेटिस होती है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल क्यूबिक कन्फिग्रेशन वाला होता है। हम ये NaCl का स्ट्रक्चर देख आए हैं एक पीछे वाली स्लाइड में। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर में हमने कहा था 8 एटम तो कॉर्नर पे मौजूद होंगे, लेकिन एक एडिशनल एटम जो है वो कहाँ पर है? क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे। उसके बाद द एग्जाम्पल ऑफ सच लेटिस कौन कौन सी हो सकती हैं? आयरन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रोबीडियम है, सीजियम है। तो ये अगर आप देखें तो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रोबीडियम है, सीजियम है। फ्रेंशियम इसलिए नहीं ले जाता, वो वैसे ही जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया हमने यहाँ पर। तीसरी कैटेगरी जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में थी वो थी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। 8 एटम तो कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद थे, लेकिन 6 एडिशनल एटम भी थे। हर एटम जो था हर फेस के सेंटर में मौजूद था। अब इसकी जो एग्जांपल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले मेटल्स की बात कर लेते हैं। गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, प्लाटिनम, ये सब के सब लेटेस्ट हैं। आप देखें ये कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है? क्रिस्टलाइन, लेकिन फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब ये सेमीकंडक्टर वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। और तीसरा है डायमंड। तो डायमंड जो है वो आप जानते हैं इंसुलेटर होता है, यानी कार्बन की ही एक जो है वो फॉर्म है, लेकिन ये भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सॉलिड्स की कैटेगरीज को देखा। सॉलिड की कैटेगरी के बाद देखा कि सॉलिड की किस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कितनी तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और उनकी सब कैटेगरीज कितनी होती हैं।
और फिर उसके बाद हमने तमाम की जो शेप है उसकी जो बेसिस वेक्टर्स होते हैं और जो एंगल्स होते हैं उनको हमने क्या किया, देखा कि कितने कितने होते हैं, जिनको हमने सिर्फ याद रखना है। और फिर फाइनली हमने जो क्यूबिक स्ट्रक्चर था, क्यूबिक सिस्टम था, उसकी तीनों जो सब कैटेगरीज हैं, सिंपल क्यूबिक, बेस सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, सॉरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इनको हमने क्या किया, डिटेल के साथ देखा। तो ये आज का हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर डिस्कस कर लें या पर्सनली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।